अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि मुल्की हालात ख़राब होने की वजह से मज़ीद 2 दिन की फ़िलहाल जुमा और हफ़्ता जो है मतलब 9 और 10 मई की हमें तातील कर दी गई है, ऑफ़ कर दिया गया है स्कूल से। लेकिन इसकी वजह से आपका जो स्टडी प्लान है या जो स्टडी आपकी चल रही थी वो नहीं रुकेगी। आपको जैसा कि पता है कि आपके ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे। तो आज जो 9 मई का आपका लेक्चर है वो आपका लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। फ़िलहाल फिर नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हमारा लास्ट जो इस चैप्टर का लेक्चर है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हमने कैसे डिटर्मिन करना है कि मतलब एक कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका एक्सटेंट मतलब उसकी हद समझ लें आप, अगर सादा अल्फाज में कहें, वो हमने कैसे करनी है। तो इसका पहला SLO देख लें, एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा SLO भी यही है। अब इसमें है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि हम किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट या उसकी हद कैसे प्रिडिक्ट या पेश गोई जिसको करते हैं वो कैसे कर सकते हैं। इसमें है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू या उसकी जो K C इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये जो वैल्यू जो न्यूमेरिकल या नंबर्स में आती है वो बताती है कि वो रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा। इट इंडिकेट्स, वो बताती है टू विच एक्सटेंट, कि किस हद तक रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, के रिएक्टेंट्स जो हैं हमारे वो किस हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट दर हकीकत इट मैयर्स, वो मतलब मैयर करती है या नापती है हाउ फार ए रिएक्शन प्रोसीड्स, कि एक रिएक्शन कितना प्रोसीड कर चुका है बिफोर इक्विलिब्रियम स्टेट, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आने से पहले एक रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। अब पहला है हमारा क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला हमारा है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K C, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमारे पास लार्ज है। द लार्जर वैल्यू ऑफ K C इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K C, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी स्टेट जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रेट इक्वल हो जाता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो बताती है दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ लार्जर, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो बताएगी कि इस पोजीशन पे तकरीबन सारे जो हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और रिएक्टेंट्स इसमें बहुत कम रह गए हैं। अगर K C की वैल्यू लार्ज है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी जो हमें दी जाएगी, जैसे इस रिएक्शन में है K C इज़ इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻22, मतलब बहुत लार्ज वैल्यू है। जितनी K C या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास लार्ज होगी उतना हमें ये पता चलेगा कि वो रिएक्टेंट्स अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसमें प्रोडक्ट्स की उतना ही ज़्यादा अमाउंट होगी और जो उसमें रिएक्टेंट्स हैं वो नेग्लिजिबल होंगे, मतलब ऑलमोस्ट सारा जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अब इसमें उन्होंने कहा है फॉर द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन, कि रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज़ टू कम्प्लीशन एट 1000 केल्विन पे उन्होंने बताया। नीचे उन्होंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन के 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स या 2CO+O2, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें क्या दे रहे हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। और इस रिएक्शन की K C उन्होंने क्या बताई हुई है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻22, मतलब K C की वैल्यू बहुत लार्ज है। जितनी लार्ज वैल्यू मतलब उतना वो रिएक्शन कंप्लीट होने के पास पहुंच चुका है, उतने उसके रिएक्टेंट्स कम हो चुके हैं और प्रोडक्ट्स उसके ज़्यादा हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमें नंबर्स में दी जा रही है। व्हेन द K C वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन इज स्मॉल, अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो स्मॉल आ रही है, इट इंडिकेट्स, ये चीज़ मतलब अगर वैल्यू स्मॉल है तो वो हमें बता रही है कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। जो हमारे पास K C आया है हैज़ इस्टेब्लिश, वो K C ऐसी पोजीशन पे आया है व्हेन अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, इसमें अभी रिएक्टेंट बहुत कम रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन या जहाँ पे हमने K C डिटर्मिन की है, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ नेग्लिजिबल, मतलब जो लार्जर वैल्यू ऑफ K C है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है लार्ज स्मॉलर वैल्यू ऑफ K C। इसमें अब K C की वैल्यू जितनी कम होगी मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उतने ही प्रोडक्ट्स कम होंगे। अभी इस रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स अभी ना होने के बराबर बने हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गोज़ टू कम्प्लीशन, ऐसा कोई भी रिएक्शन होगा तो वो कभी भी अपनी कम्प्लीशन तक नहीं पहुँचेगा, कभी भी मुकम्मल होने तक नहीं पहुँचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2NH3
दो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं, N2+3H2, एक नाइट्रोजन और 3H2। मतलब ये हमने पहले फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पढ़ी थी, ये ब्रेक डाउन ऑफ अमोनिया है। इस रिएक्शन की केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन्होंने बताई हुई है 3 × 10⁻⁹। अब ये माइनस में वैल्यू जा चुकी है, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी आई है। जितनी केसी की वैल्यू कम है विच मीन्स उतने ही उसमें प्रोडक्ट्स अभी बहुत कम बने हैं, और अभी सारे के सारे ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स हमारे पास पड़े हैं। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन होगा तो वो कंप्लीशन तक बहुत कम पहुँचेगा। फिर है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज़ नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, मतलब ना ही वो बहुत ज़्यादा कम है ना ही वो बहुत ज़्यादा है। सच रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसे रिएक्शंस की जिसमें केसी की वैल्यू ना ज़्यादा है ना कम है, तो ऐसे में क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, ना ही बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे ना ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। ये आ जाएगी बैलेंस स्टेज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल N2O4 गिव्स अस 2NO2 रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें केसी की वैल्यू क्या है 0.211। अब इसमें ना तो वो पावर जो है बहुत ज़्यादा है और ना ही जो 10 की पावर है वो माइनस में जा रही है, मतलब ये दरमियान का एक वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ भी क्या हैं, मिड में हैं। जितने रिएक्टेंट्स हैं ऑलमोस्ट उतने ही क्या हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट है इट इंडिकेट्स, ये बताता है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एंड कम्बिनेशन ऑफ NO2 टू फॉर्म N2O4 आर कंपेरेबल। ये हमें ये बताता है कि जितनी रेट से N2O4 डिकम्पोज होकर NO2 बना रहा है उतने ही रेट पे NO2 दोबारा कंबाइन होकर हमें वही रिएक्टेंट दे रहे हैं, मतलब N2O4 मिल रहा है। विच मीन्स जो ऑलमोस्ट हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट की हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जितने इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं ऑलमोस्ट उतने ही रेट पे प्रोडक्ट्स वापस अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दोबारा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताना है, इसके लिए हमारे पास 3 चांसेस हैं या 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। केसी की वैल्यू देख के हमने बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। सबसे पहले कि अगर हमारे पास उस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसमें क्या होगा कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे, मतलब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल या ना होने के बराबर होंगे, और ऐसे रिएक्शन तकरीबन अपनी कंप्लीशन तक पहुंच जाएंगे। सेकंड है हमारे पास स्मॉलर वैल्यू ऑफ केसी। इसमें क्या होगा कि वैल्यू ऑफ केसी बहुत स्मॉल है, बहुत ज़्यादा, मतलब माइनस में उसकी पावर्स जा रही हैं। तो ऐसा रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट्स पड़े होंगे और प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल हो जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर हैं। थर्ड है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज़ नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। तो इसमें क्या है, जितने रिएक्टेंट्स उतने प्रोडक्ट्स, ये बैलेंस स्टेट आ जाएगी, ना ज़्यादा ना कम। तो इसमें क्या है, रेट ऑफ जो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं जितने रेट में प्रोडक्ट्स में, उतने ही रेट से प्रोडक्ट्स वापस अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये बैलेंस्ड स्टेट आ जाएगी जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट भी क्या है, इक्वल हो जाएंगी ऑलमोस्ट। तो ये हमारी होगी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो आपने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या केसी की वैल्यू देख के ये बताना है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस एक्सटेंट तक पहुंच चुका है या किस हद तक पहुंच चुका है। ठीक है, उसमें किस हद तक वो पहुंच चुका है, कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं या कितने प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, ये सब आपने क्या बताना है, केसी की वैल्यू देख के। ठीक है, ये आपका लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा की पॉइंट्स आएंगे या नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो आपके होमवर्क में भी यही है कि आपने जो है केसी की, इनकी जो रिएक्शंस की केसी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको देख के साथ ये लिखना है कि ये रिएक्शन जो हमारे पास कंप्लीशन में पहुंचा है या अभी बिल्कुल ही रिएक्टेंट सारे हैं या दरमियानी स्टेट में। ठीक है, ये सारी आपने तीनों जो रिएक्शंस दिए हुए एग्जाम्पल्स और आगे उनकी केसी की वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, और साथ में ये भी लिखना है कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और बाकी आपका लेक्चर था, बाकी स्टडी आपकी कल भी जितने दिन में अगर तातीलात हैं तो वो चलती रहेगी। बाकी ये है कि आपने दुआ करनी है अपने मुल्क के लिए कि हमारे मुल्क के हालात फिर से बेहतर हो जाए, मामूल के मुताबिक हो जाएं, और अल्लाह ताला अपने हमारे मुल्क को, तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें और अपना रहमत हमारे मुल्क पे रखें। हमारी फ़ौज को हिम्मत दें, हमारे लोगों को हिम्मत दें कि हम इस मुश्किल हालात का सामना कर सकें। हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। ठीक है, मुश्किल हालात में हमने क्या करना है, दुआएं करनी है और जो हमसे हो सकता है वो करना है। ठीक है, मुश्किल हालात में क्या है, हमें एक दूसरे के साथ या मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट जाके या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो आपने बस ये है कि दुआओं में याद रखना है अपने मुल्क को, अपनी फ़ौज को, उनके साथ देना है, क्योंकि हम दुआओं से साथ दे सकते हैं। ना ही तो ये है कि हम जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला से मदद मांग सकते हैं उनके लिए, अपने मुल्क के लिए। तो आपने दुआ लाजमी करनी है अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।